प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं रह गया। तो प्रोबेबिलिटी का पूरा काम है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हों तो उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम है वो अगर हम सर्टेन हैं कि पहले से कि नहीं ये आउटकम मिल जाएगा, है कि काम करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट हम काम करेंगे। जैसे एमसी रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, अब आपका ऑब्जेक्टिव उसके पीछे है कि हमें पास होना है। कंफर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब ये बात दूसरी है कि वो ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर लोगे कि नहीं। अगर आप जान समझ रहे हो कि हम नहीं अचीव कर ही लेंगे तो आपका ये काम डिटर्मिनिस्टिक हो गया, और अगर लगता है कि नहीं कर पाएंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया। जैसे अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो और आपका ऑब्जेक्टिव है बीएचयू में टॉप करना, देन इट इज एन एक्सपेरिमेंट। अब आपका ऑब्जेक्टिव है टॉप करना, अब आप क्या कंफर्म हो कि टॉप कर लोगे? अगर आप कंफर्म हो पहले से, देन योर दिस एक्ट इज दिस जॉब या दिस कोर्स कंडक्शन ऑफ दिस कोर्स इज अ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर नहीं कंफर्म हो तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। देन रिजल्ट आने के पहले आप जानना चाहोगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम टॉप कर जाएं। रिजल्ट आने के बाद नहीं, रिजल्ट आने के बाद तो आप जान जाओगे कि हम टॉप किए कि नहीं किए। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक्ट और ऑब्जेक्टिव। अब जैसे इसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, ये नहीं लिखा है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों इसमें डाल दिया जाए तो ये मैथमेटिक्स हो गया, कंफर्म हो गया कि नहीं, तो रिपोर्ट तो तीसरा कोई आएगा नहीं। हाँ, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। तो अब हम तो किसी एक के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, न कि दोनों के लिए। दोनों का मतलब हो गया कि कंफर्म रिजल्ट। कोई कहे कि सिक्का फेंके, क्या प्रोबेबिलिटी है हेड या टेल आने की? हाँ, तो जब क्या प्रोबेबिलिटी है हेड या टेल आने की, तो तीसरा तो कुछ आएगा नहीं, तो ये तो कंफर्म एक्सपेरिमेंट है। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछे क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, तब ये कंफर्म नहीं है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या निकालना चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव था टीबी रिपोर्ट पॉजिटिव देखना, जांच कराएंगे, पॉजिटिव आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर है यहाँ पे कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव। अब जांच को हम चुप से कई बार कर रहे हैं, 3 लोगों में कर रहे हैं। मैं भी बात करता हूं। अच्छा चलिए, कट गया। जांच जो है आप कई लोगों में कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जी सर, नमस्ते। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हेलो हेलो। ठीक है सर, ठीक है। अभी सर लाइट आती है तो हम फोन करते हैं, अभी बात हो नहीं पाएगी सर, कट जा रहा है फोन। भी एक्सपेरिमेंट में जैसे हमने अंडरलाइन किया है, तो हमने बताने की कोशिश की है कि हम इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के कर रहे हैं। अब ये जितने नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट होने के पहले, कंप्लीट होने के पहले तो ये नहीं बता पाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव हमको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट होने के पहले मेरे पास ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होता है कि जो हम चाह रहे हैं अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। हाँ, दूसरा क्या क्या मिल सकता है। अगर आप इस लिस्ट को जी क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। हाँ सर, हाँ हाँ सर, बस अब रिपोर्ट का इंतजार है कि करा ले, नेगेटिव आ गया। नहीं सर, अभी तो टेस्ट दोबारा नहीं कराए। 20 के। हेलो हेलो हेलो। टेस्ट करा दिए? सर एक तो लाइट नहीं है हमारे यहाँ, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। हम यस सर, यस सर। हाँ
तो ये जो भी हमने इसमें एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये मोस्टली एक आध को छोड़ करके हाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं और जो चीज देखना चाह रहे हैं उसके बाद वो हम पहले से कंफर्म हो कि हमें दिख जाएगा। हाँ, जैसे दूसरे वाले में हम देखना चाह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम देखना चाहते हैं 3 लोगों का हमने जांच कराया टीबी का। हम देखना चाहते हैं कि पहला का रिपोर्ट कैसा है, दूसरे का रिपोर्ट कैसा है, तीसरे का रिपोर्ट कैसा है। अब कैसा है? अब ये भी हमने बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ, या सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट भी आप यहाँ कह सकते हैं कि पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस। कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि हो जाए। हाँ, ये भी है। तो जब जब हम सीक्वेंस कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट कर रहे हैं, तभी सीक्वेंस होगा। आप पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स। सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि एक फिनोमेना को हम कई बार रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो सीक्वेंस बनेगा आउटकम का। अब सीक्वेंस हो सकता है नंबर में बने, सीक्वेंस हो सकता है लेटर में बने, जैसा एक्सपेरिमेंट हो। जैसे यहाँ कहा गया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पहले से कंफर्म नहीं है कि कौन सा होगा। और थर्ड में हमने कहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स। अब 3 लोगों की जांच कराए, यहां हमने सीक्वेंस की बात नहीं करी, हमने सीक्वेंस को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब नंबर ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट क्या हो सकता है? 0 नंबर मतलब हो गया कि मैथमेटिक्स का रियल नंबर या नेचुरल नंबर या होल नंबर। हाँ, तो जब नंबर की बात करते हैं तो ये आपका रियल लाइन पे आ गया। अब नंबर क्या हो सकता है पॉजिटिव रिपोर्ट का? तो 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जबकि तीनों की रिपोर्ट निगेटिव आ जाए। हाँ, 1 भी हो सकता है। ये कब होगा? जबकि किसी एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आवे, 2 की रिपोर्ट निगेटिव आवे, लेकिन ये इसमें नहीं पता है किसकी। लेकिन जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में हम लिखते हैं कि पहले की पॉजिटिव, दूसरे की नेगेटिव, तीसरे की नेगेटिव, या पहले की नेगेटिव, दूसरे की पॉजिटिव। एक्सपेरिमेंट है या डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं है। चौथा वाला डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमको जानकारी है वो मैथमेटिक्स की तरह से क्लियर है कि जिस जांच किट से हम उसकी प्रेगनेंसी चेक कर रहे हैं वह 100% एक्यूरेट है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम दोबारा भी कराएंगे तो कंफर्म वही चीज आएगा जो पहला बार उसने बोला। अगर एक आदमी 100% सही बोलता है तो उससे जब पूछोगे तब वो सही बोलेगा। लेकिन अगर एक आदमी 99.9% सही बोलता है तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बार जो बोला है अगली बार वो सही ही बोले, वही बोले। तो जब 100% एक्यूरेसी है तो हम अगर रिपीट भी कराएंगे तो हमारा रिजल्ट सर्टेन है कि पॉजिटिव ही आएगा अगर पहले बार आया था तो। हेलो। हाँ, हेलो सर, कुछ बच्चे ज्वाइन होने के लिए रुके हुए हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बड़ी दिक्कत होती है ज्वाइन कराने में। मुझे लगता है ज्वाइन तो कर लिया है। ठीक है, तो अब जब हम ये सारे पॉसिबल रिजल्ट्स लिख लेते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस हर एक्सपेरिमेंट का होगा, हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा। हो सकता है कि आप लिख सकते हो सकता है कि लिखने में हमारी जिंदगी निकल जाए।
मतलब कि 4 घंटे 6 घंटे सैंपल स्पेस ही लिखने में लग जाए। लेकिन अगर आप विजुअलाइज भी कर लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है सैंपल स्पेस को। ठीक है, तो छोटा एक्सपेरिमेंट है, कम बार रिपीट किया गया है, तो विजुअलाइज करना आसान है। अब सैंपल स्पेस पे हम आते हैं। ओके, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो जो भी उसके पॉसिबल आउटकम है, हाँ, अब जैसे कोई कहे कि 3 कॉइन टास्क करते हैं, हाँ, व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्लियर ही नहीं है कि हम सैंपल क्या देखने के लिए टास्क कर रहे हैं। 3 कॉइन, हाँ, अब कोई इसको लिखेगा हेड 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 टेल हेड, कोई लिख दिया 0 1 2 3, क्योंकि हमने खाली क्वेश्चन में क्या लिखा कि हम एक कॉइन टास्क करते हैं, सैंपल स्पेस लिखिए। अरे तो भाई सैंपल स्पेस हम किसका लिखें, किस आउटकम का लिखें, किस आउटकम की पॉसिबल चीजें लिखें। आउटकम तो उसमें कई हो सकता है। आउटकम हो सकता है कि कॉइन का चेहरा देखना, आउटकम हो सकता है कॉइन में हेड की गिनती बताना, आउटकम हो सकता है कॉइन में टेल की गिनती बताना, आउटकम हो सकता है कि तीनों कॉइन पर 2 बार हेड दिखना। बहुत सारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। लेकिन केवल इतना कह देने से यह क्लियर नहीं हुआ कि हम क्या करना चाहते हैं। अब कहा गया कि टास्क ऑफ कॉइन थ्राइस, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। अब आप लिख सकते हो सैंपल स्पेस नंबर ऑफ हेड। 3 कॉइन फेंकेंगे तो नंबर ऑफ हेड पहले से हम नहीं बता सकते, लेकिन ये हो पक्का है कि 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर कहा गया कि फेसेस ऑफ कॉइन्स, तब आप लिख सकते हैं हेड टेल टेल। तो ये पहले आपको एक्सपेरिमेंट जब भी पढ़िए तो पहले समझिए कि हमको क्या लिखना है, सैंपल स्पेस किस बात के लिए लिखना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारे क्वेश्चन में क्लियर है कि नहीं। जैसे यहां है टीबी रिपोर्ट पॉजिटिव देखना हमारा था। अब हमने लिखा कि हमको पॉजिटिव भी दिख सकता है, निगेटिव भी दिख सकता है, तो ये 2 पॉसिबल आउटकम हो गए। हाँ, और हम इसको एक सेट के रूप में लिखते हैं क्योंकि ये मीनिंगफुल कलेक्शन है, और मीनिंगफुल कलेक्शन को ऑफ मैथमेटिक्स में सेट बोलते हैं, और इसे किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग कैपिटल एस से या ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये इसको अभी हम छोड़ देते हैं। दूसरा है कि 3 पर्सन हैविंग फीवर वाज द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट। अब फिर क्या कह रहा है कि इन्हीं का पॉजिटिव का या नेगेटिव का सीक्वेंस देखने। तो अब क्या हुआ, 3 है, तो अब ये सीक्वेंस आपका ऐसे बन सकता है। अब बनने के लिए होता क्या है कि पहले का ये, दूसरे का होगा प्लस माइनस, तीसरे का होगा प्लस माइनस। अब तीनों का बनाना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेट का रूल लगाइए, और क्रॉस प्रोडक्ट से आप बना सकते हैं कि ये हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे। थर्ड में हुआ कि टीबी रिपोर्ट पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव टीबी रिपोर्ट्स। तो अब क्या हुआ, अब नंबर पूछ रहा है, सीक्वेंस नहीं पूछ रहा है, फेस नहीं पूछ रहा है। अब यहीं से नंबर निकलेगा कि यहां से नंबर ऑफ पॉजिटिव 3 हो गया, यहाँ नंबर 2 है, यहाँ नंबर 2 है, यहाँ नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, 0 है। तो अब इन्हीं नंबरों को विदाउट रिपीटिंग हम लिख देंगे, तो हमारा सैंपल स्पेस इसका हो गया 0 1 2 3। अब तीसरा था कि पांचवा था कि एक
कपल है जो तय करता है कि हम तब तक बच्चे पैदा करेंगे जब तक कि हमको पहला बेटा न पैदा हो जाए। ठीक है, ये तो एक्ट है इनका। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पहला बेटा न पैदा हो जाए, ये एक्ट है। क्या एक्ट है? कि दे विल पार्टिसिपेट इन बर्थ प्रोसेस until they get first male child। अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? ये देखना कि घर में कितने बच्चे पैदा हुए उनको, ये ऑब्जेक्टिव है। अब हम पहले से तो सर्टेन नहीं है वो कपल कि उनके घर में कितने बच्चे होंगे अंडर दिस एक्ट। हाँ, लेकिन ये उनको पता है कि क्या हो सकता है। पहली तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उनको एक तो बेटा चाहिए। तो पॉसिबल वेल अब क्या हो सकता है? नंबर है, तो अब नंबर में हम बात करेंगे। और 1 कब? जब उनको पहला ही बेटा हो जाए। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 कब? कि पहला बेटा हो दूसरा बेटी हो, सॉरी, पहली बेटी हो दूसरा बेटा हो, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसमें 4 हो सकता है। अब हमारे इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस ये है, और ये जो सैंपल स्पेस हमने देखा वो कहां से देखा? सीक्वेंस ऑफ बॉय गर्ल से। इसी को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ठीक है। ये इस प्रॉब्लम का सैंपल स्पेस ये है, न कि ये है। लेकिन अगर यहीं पे रहा होता सीक्वेंस ऑफ बॉय एंड गर्ल इन फैमिली, तब ये रहता, और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। लॉजिकली, मैथमेटिकली, लॉजिकली तो नहीं जाएगा, बट मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अब अगर उन्होंने अपने एक्ट में तय कर लिया कि नहीं, हम तब तक बच्चे पैदा करेंगे जब तक कि पहला बेटा न हो जाए, या हमारे परिवार में 10 बच्चे न हो जाए, तब क्या होगा? ये जाके 10 पे रुक जाएगा। और फिर जो है, आप यहाँ 10 पे रुका और आप फिर उसके अनुसार आगे की बात करेंगे। तो ये सैंपल स्पेस के लिखने का तरीका है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसमें और इसके पहले वाली प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो चीज देखी जा रही है वह देखी जा रही है लाइव, घंटे में। देखिए, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, 2 चीज आपको बहुत क्लियर जाननी चाहिए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अगर हम आपसे पूछें कि एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी क्लास इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तो आप क्या बताएंगे हमें? कोई एक आदमी बताए। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। number of members in family of students of MSc class is it discrete or continuous? सर डिस्क्रीट, क्योंकि सर वो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। Okay, thank you. Next, the per month income of parents of the students of MSc class is discrete or continuous? Discrete. Sorry sir, repeat the question. A per month income of parents of students of this MSc class is discrete or continuous? Discrete. डिस्क्रीट होगा ना सर, अलग अलग होगा सबके पेरेंट्स का इनकम। है Discrete। तो अलग अलग हो जाएगा सर। अब मैं आपको फिर से सलाह देता हूं कि आप मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे जो मेरा पहला YouTube का वीडियो है उस वीडियो को पढ़ें। वो प्ले लिस्ट में है, स्टेटिस्टिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च प्ले लिस्ट में मिलेगा, और उसका नाम है मेजरमेंट स्केल। अगर आपने उसको थॉरोली पढ़ा, सुना, आंख बंद करके सुनिए, आपको
ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो आपने बोला है कि इनकम डिस्क्रीट है, इनकम फैमिली इनकम ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डिस्क्रीट है, आप वहां जाओगे आपको कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर उसे देखिएगा, सुनिएगा। हाँ, अगर ना समझ में आए, कंफ्यूजन रहे तो फिर हम बताएंगे। ये कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है। ओके, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर डिस्क्रीट होता तो गिन के आता इनकम। क्या इनकम गिन के आता है? बताइए। गिन के आना मतलब? जिसे कहा ना, अब इसने बोला, किसी ने बोला कि डिस्क्रीट है इसलिए कि काउंटेबल है, गिनती गिन के आ रहा है। 5 लोग, 6 लोग, 6 बच्चे, 7 बच्चे, काउंटेबल है, इसलिए इन्होंने कहा कि डिस्क्रीट है। तो अगर इनकम डिस्क्रीट है तो क्या इनकम काउंट होके आता है? सर मैंने इस सेंस में बोला क्योंकि 50 स्टूडेंट के आसपास हमारे क्लास में बच्चे हैं, सबका हम एक सैंपल पे सीख सकते हैं। इस केस में सोच के हमने तो केवल यही पूछा था कि ये 50 जो बच्चे हैं, इनके पिताजी का इनकम डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, पहले पूछा था कि ये 50 बच्चों की उम्र डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, तो आप लोगों ने कंटिन्यूअस बोला था। हमने पूछा था कि इन 50 बच्चों के घर में लोगों की संख्या डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, आपने डिस्क्रीट बोला था। फिर हमने पूछा कि इन 50 लोगों के पेरेंट्स का इनकम डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस, तो मुझे जवाब मिला था डिस्क्रीट, जो कि सही नहीं है। ठीक है, मुझे बताया गया कि चूंकि ये डिस्क्रीट इसलिए है कि काउंटेबल है, दैट वाज करेक्ट। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर इनकम डिस्क्रीट है तो क्या ये काउंटेबल है? काउंटिंग का मतलब होता है अंगुली पे गिनती गिनना, 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड काउंटेबल। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में डालिएगा सुनने के बाद कि डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। टेम्परेचर आपके इलाके का, आप 50 स्टूडेंट हो, 50 आदमी अपने इलाके का टेम्परेचर अभी लिख के हमको भेजें डिग्री सेल्सियस में, तो ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है सर। कंटिन्यूअस सर। क्यों क्यों क्यों? आपका मन कह रहा है इसलिए कि वेदर एनी लॉजिक इज देयर? सर एक इंटरवल में लिख के आएगा ना टेम्परेचर, सर एक इंटरवल में लिख के आएगा ना, फिक्स हर जगह का नहीं होगा शायद, इसलिए। अब भाई एक आदमी ने बोला हमारे यहाँ 10 डिग्री है, दूसरे ने बोला 15 डिग्री है, चौथे ने बोला 40 डिग्री है। x1 x2 x3 की वैल्यू तो मिल गई, अब इसको डिस्क्रीट माना जाएगी कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। एक ने बोला हमारे घर में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 9 लोग हैं, तो डिस्क्रीट की कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। अब देखिए, कंटिन्यूअस काउंटिंग करके ला रहे हैं तो भी आप कंटिन्यूअस, नाप के ले आ रहे हैं तो भी आप कंटिन्यूअस। इट मीन्स टिल द डेट you people are not clear whether your variable is discrete or continuous. मन जो बोला, दिमाग जो बोला वो बोल दिया। अब अगर आप इसका आजीवन समझना चाहते हैं तो फिर से मैं कहूंगा आप उसे सुनिए। ठीक है, 35-40 मिनट का वीडियो है, थोड़ी सी उसकी, चूंकि पहली बार मुझे वीडियो बनाने आता नहीं था, जब लॉकडाउन में बनाया था, तो उसमें थोड़ी सी नॉइस है, ईयरफोन लगाइएगा और सुनिएगा उसको। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, लेकिन यहाँ लाइफ है आवर्स में। अब इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 1 2 3, क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है लाइफ की।
आपकी उम्र कितनी है? कोई एक आदमी बताइए। सर 20 साल। 20 साल। आर यू श्योर इट इज 20 ईयर? यस सर। नो, you are saying wrong. Sir, 20 years and some month. Okay, how many? Sir, 2 months, 3 months. Hour. Okay, whether Yes. okay. You are saying that I am of 20 years, 2 months, 1 day, 1 minute, or 1 second. Whether it is true? Are they still there? हो सकता है बढ़ते चले जाए सेकंड तो You can't measure your age at a discrete point. आप अपनी एज को एक बिंदु पर बता ही नहीं सकते। सही जो भी आप अपनी एज बोल रहे हो वह कंफर्म एज नहीं है, एक्यूरेट एज नहीं है, दैट हैज मेजरमेंट एरर। लेकिन अगर आपने बोला कि मेरी एज 20 साल 1 दिन से 20 साल 2 दिन के बीच में है, then it is confirmed, it is correct. कहीं होगा या 20 साल 1 घंटे से 20 साल 2 घंटे के बीच में है, मे बी अगर उस रेंज में आ रहा है तो, लेकिन वो कौन सा बिंदु है you can't say. And whenever you are in that situation, your phenomena is called continuous. But if you are confirmed about the point of that value, then that is discrete. Okay? तो यहाँ लाइफ है, आप कह नहीं सकते हो। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज कैसे लिखेंगे? तो हम कंफर्म है कि ये 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा, लेकिन वो 0.000000000001 आवर होगा, आई डोंट नो। तो अब जब कंटिन्यूअस फिनोमेना होता है तब हम उसे पॉइंट वाइज इस तरह से नहीं लिखते हैं, तब हमने इस तरह से लिखा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अगेन डिस्टेंस इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना। जैसे आपकी हाइट पूछा जाए कि आपकी हाइट कितनी है, आप कहोगे 5 फीट 7 इंच। इनएक्यूरेट, नॉट पॉसिबल। आप अपनी हाइट को पॉइंट पे बता नहीं सकते, ठीक है। अगेन जब आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये भी कंटिन्यूअस फिनोमेना होगा। अब चूंकि रस्सी हमारी पता है कि 5 मीटर लंबी है, अब गोली हमारी इसमें कहीं भी लग सकती है, लेकिन किस दूरी पर लगेगी ओरिजिन से हम कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते। इसलिए हमने सैंपल स्पेस ये लिख दिया। और इस क्वेश्चन में था कि हमने वॉल पे ऑब्जर्व किया है। अगेन वॉल पे हम जब कोई पॉइंट लेंगे, अगेन दैट इज नॉट डिस्क्रीट पॉइंट। तो फिर हम इसको, चूंकि हमारा डिस्टेंस से बन रहा है, ये भी डिस्टेंस है, इस पे कोई हम पॉइंट स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इस पर कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इस रीजन में कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलेंगे इसे कंटिन्यूअस। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये नहीं होगा कि ये सारे पॉइंट हम जोड़ दें। हाँ, डिस्क्रीट रहता तो जोड़ देते। तब क्या करते हैं, कंटिन्यूअस फिनोमेना के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया निकालते हैं। इंटीग्रेट करेंगे सर। इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्यों नहीं सम करेंगे? इसलिए कि सम पॉसिबल नहीं है। सम पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हम जितनी भी वैल्यू उसकी पता करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू छूट जाएगी। तो कंटिन्यूअस के लिए फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यह भी एक कंटिन्यूअस फिनोमेना था। इसलिए अब हम ये चूंकि 2 वेरिएबल्स पे हो गया, तो हम इसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 x2, x1 की वैल्यू इसमें लाई करेगी, x2 की वैल्यू इसमें लाई करेगी। हाँ, अब ये है कॉइन इज, हाँ हेलो सी के क्लास है हमारा। ओके, तो हम बंद कर रहे हैं अभी।
तो अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगली क्लास के लिए आप हमें बता दीजिएगा, नंबर 1। और नंबर 2, आज मुझे फीडबैक डालिए कि आपने क्या सुना, क्या समझा, आप ग्रुप में लिखिए। और जितना ही आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर।